आज हम पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड की एक मालियाती रिपोर्ट को समझने की कोशिश करेंगे। बज़ाहिर तो ये बिल्कुल सीधी सादी लगती है, लेकिन इन नंबर्स के पीछे एक ऐसी पहेली छुपी है जो वाकई हैरान कर देगी। अच्छा, तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इस खत से। पहली नज़र में तो ये एक बिल्कुल आम सा कॉर्पोरेट लेटर लगता है जो कंपनियां हर कुछ महीनों बाद जारी करती हैं। लेकिन ज़रा गौर से देखें तो इसके अंदर एक बहुत अहम सुराख छुपा हुआ है। और ये रहा वो जुमला जिसने सब कुछ बदल दिया। सिफर डिविडेंड, यानी कंपनी अपने मालिकों को, अपने शेयर होल्डर्स को मुनाफा में से 1 रुपया भी नहीं देगी। बस यहीं से हमारी ये पूरी तफ्तीश शुरू होती है। तो सवाल यह है कि भाई आखिर ऐसा क्यों है? एक कंपनी जो करोड़ों का मुनाफा कमा रही है, वो अपने इन्वेस्टर्स को उनका हिस्सा क्यों नहीं दे रही? ये एक ऐसा मुअम्मा है जिसका जवाब ढूंढने के लिए हमें कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की गहराई में उतरना पड़ेगा। तो इस पहेली का पहला टुकड़ा जोड़ने के लिए आइए जरा कंपनी के कारकर्दगी पर एक नज़र डालते हैं। और यकीन करें, ये कहानी इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है जितनी लग रही है। ठीक है, तो सबसे पहला सबूत जो हमारे हाथ लगा है वो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये वो कागज है जो हमें बताता है कि एक खास टाइम में कंपनी ने कितना पैसा कमाया या गुमाया। इसको समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि इसे कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड समझ लें। इससे पता चलता है कि वो अपना बिजनेस चलाने में कितने कामयाब रहे हैं। क्या उनके खर्चे उनकी आमदनी से ज्यादा थे या कम? और यहां कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। देखें, दिसंबर 2024 में कंपनी 2 अरब रुपए से भी ज्यादा के नुकसान में थी, लेकिन सिर्फ 1 साल बाद दिसंबर 2025 में उन्होंने 2.13 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। ये तो एक नाकाबिल यकीन तब्दीली है, और इसी बात ने हमारे इस मुहम्मे को और भी गहरा कर दिया है। तो अगर कंपनी इतना अच्छा पैसा कमा रही है, तो फिर वो अपने मालिकान को उनका हिस्सा क्यों नहीं दे रही? इसका मतलब साफ है कि हमें सिर्फ मुनाफे को नहीं देखना, बल्कि कंपनी की पूरी माली सेहत को समझना होगा। चलें, अब जरा और गहराई में जाते हैं और कंपनी के असासों और कर्जों का एक तरह से हेल्थ चेक करते हैं। हमारा अगला सबूत है बैलेंस शीट। ये वो डॉक्यूमेंट है जो हमें बताता है कि कंपनी के पास क्या क्या चीजें हैं, यानी उसके असासे, और उसने किस किस का पैसा देना है, यानी उसकी लाइबिलिटीज। अब देखें, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तो एक पूरे दौरानिए की कहानी बताती है, लेकिन बैलेंस शीट एक खास दिन की तस्वीर होती है। आप इसे एक फाइनेंशियल सेल्फी समझ लें, जो एक लम्हे में कंपनी की पूरी हालत दिखा देती है। अब यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि कंपनी के असासे 17% बढ़े हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इसी दौरान इसके कर्जे 28% बढ़ गए हैं। मतलब कि कंपनी बढ़ तो रही है, लेकिन इसके कर्जे इससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं इस तफ्तीश के आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ, क्योंकि असल कहानी तो पैसों की आमद और रफ्त में ही छुपी होती है। और ये है वो दस्तावेज जो इस पूरे मुअम्मे को हल कर देगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये मुनाफे से बिल्कुल अलग चीज है। ये सिर्फ ये बताती है कि असल नकद रकम यानी हार्ड कैश कहां से आया और कहां खर्च हुआ। कैश फ्लो को समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि इसे 3 हिस्सों में बांट लें। पहला हिस्सा है रोजमर्रा के कारोबार से आने वाला कैश, दूसरा हिस्सा है नई चीजें खरीदने या इन्वेस्टमेंट पर खर्च होने वाला कैश, और तीसरा और हमारे लिए सबसे अहम हिस्सा है कर्ज लेने और वापस करने वाला कैश। और यहीं पर हमें अपना जवाब मिल जाता है। इस पूरी स्टेटमेंट में सबसे बड़ी रकम यह है 21 अरब रुपए जो नए कर्जों से आए हैं। जी हां, कंपनी ने बहुत बड़ी रकम उधार ली है। तो सवाल यह है कि ये 21 अरब रुपए आखिर गए कहां? यहां साफ नजर आ रहा है कि इसमें से तकरीबन 9.8 अरब रुपए तो फौरन पुराने कर्जे उतारने में चले गए। यानी कंपनी एक कर्ज उतारने के लिए दूसरा, इससे भी बड़ा कर्ज ले रही थी। तो हमने मुनाफा भी देख लिया, असासे और कर्जे भी देख लिए, और कैश का आना जाना भी समझ लिया। अब वक्त है कि इन सब टुकड़ों को जोड़ें और देखें कि आखिर नतीजा क्या निकलता है। लेकिन नतीजे पर पहुंचने से पहले एक बुनियादी बात समझ लें। डिविडेंड क्या होता है? ये मुनाफे का वो हिस्सा है जो कंपनियां अपने मालिकान यानी शेयर होल्डर्स को नकद की सूरत में देती हैं। तो असल बात यह है, पीआरएल ने मुनाफा तो कमाया, लेकिन वो मुनाफा कागज पर था। उनके पास जो असल कैश आया वो नए कर्जों से आया था, जिसे वो पुराने कर्जे चुकाने और कारोबार में वापस लगाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। तो उन्होंने नकद रकम बाहर देने के बजाय अपनी माली बुनियाद मजबूत करने को तरजीह दी। तो आइए इस पूरी कहानी को समेटते हैं। कंपनी ने नुकसान से मुनाफे में एक शानदार वापसी की, लेकिन साथ ही इनके कर्जे भी तेजी से बढ़े। उन्होंने जो नकद रकम हासिल की उसे कर्जों को संभालने और अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगा दिया। इसलिए डिविडेंड ना देना दरअसल मुस्तकबिल की तरक्की के लिए एक सोचा समझा स्ट्रैटेजिक फैसला था।
आखिर में पीआरएल ने अपने शेयर होल्डर्स को फौरी फायदा देने के बजाय एक लंबे खेल पर शर्त लगाई है। वो अपने मुस्तकबिल पर पैसा लगा रहे हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उनका ये जुआ, उनकी ये शर्त आने वाले वक्त में कामयाब होगी? इसका जवाब तो हमें वक्त ही देगा।